गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना कन्यादान जो लेसन है वो स्टार्ट करेंगे और आपको मैंने इसका जीवन परिचय ऑडियो भेजा था, वो पढ़ा दिया था। तो आज मैं आपको इसका जो चैप्टर है कन्यादान, इसकी जो पंक्तियां हैं वो आपको पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए कि क्या इस चैप्टर के अंदर बताया है। तो देखिए, अपना ये लास्ट चैप्टर है क्षितिज का पद भाग का। इसके बाद क्षितिज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक चैप्टर ही बचा है अपना, वो है आपके कृतिका के अंदर साना साना हाथ जोड़ी। तो वो चैप्टर आपका अब मैं स्टार्ट कर दूंगी। इसके बाद में लगभग कोर्स आपका कंप्लीट होने ही वाला है और थोड़े से दिन ले लीजिए, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। तो पहले अपन ये चैप्टर देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये रेखांकित कर लीजिए। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं और विशेषकर एग्जाम में आती हैं ये पंक्तियां। तो देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ अब इसे। किस तरह से एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। तो छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा आपका। एक पैराग्राफ आज पढ़ाऊंगी, एक कल पढ़ाऊंगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, किसका? लड़की की माँ का। उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। तो हम वैसे ही बोलेंगे, कन्यादान करते समय। कन्यादान सबसे पवित्र दान और महादान बोला गया है। इंसान कितने भी दान कर ले, लेकिन कन्यादान जिसने नहीं किया है, कहा जाता है कि उसे मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो जिन लोगों के बेटी नहीं होती है, वो अपने मतलब जैसे कोई मतलब बड़े भाई की है लड़की घर में, या कोई और है, किसी और का हम दान कर रहे हैं, तो कन्यादान बैठ करके जिसकी भी शादी हो रही है उसमें अपन बोल देते हैं कि इस बच्ची का दान हम करेंगे। कहीं भी किसी भी जो अपने मिलने जुलने वाले हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, किसी की भी बच्ची का अपन कन्यादान कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए खर्च भी करना पड़ता है अपन को। तो वही चीज यहाँ पर है, बताई है कि कन्यादान करते समय कन्या की जो माँ का दुख है, कन्या की जो माँ है उसका जो दुख है वो वाकई में प्रामाणिक का मतलब होता है वास्तविक। वह दुख वास्तविक दुख है, यानी कहने का मतलब है कि उस दुख में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, ना ही वो किसी प्रकार की उस दुख के अंदर काल्पनिकता है। उस दुख के अंदर 100% सच्चाई नजर आ रही है। क्योंकि जिस समय एक माँ अपनी बेटी की विदाई करती है, माँ बाप दोनों ही, तो बाप का और भी बड़ा कलेजा होता है। माँ तो खैर रो देती है सबके आगे, लेकिन बाप रो भी नहीं सकता, इतने आंसू भी नहीं बहा सकता, तो वह अंदर ही अंदर घूमता रहता है। तो माँ बाप के लिए देखिए, धन कमाया जा सकता है, जेवर कमाए जा सकते हैं, जो भी पूंजी है वो कमाई जा सकती है, लेकिन बेटी इतनी बड़ी करने के बाद उसे पालो पोसो और किसी दूसरे के हाथ उसे दे दो, तो ये बहुत बड़ा कलेजे वाली बात है। एक माँ बाप जो अपनी बेटी को किसी दूसरे के हाथ सुपुर्द करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी ये समझना चाहिए कि उसने कोई साधारण धन नहीं दिया, बल्कि मुझे अनमोल धन दिया है, जिस धन को मुझे सहज कर रखना है और उस धन की मुझे केयर करना है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि कन्यादान करते समय कन्या की जो माँ है उसका जो दुख है वो बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही वास्तविक है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट या काल्पनिकता नहीं है। आगे देखिए, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर ऋतुराज जी कह रहे हैं क्योंकि माँ को लग रहा है, क्योंकि वह उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। उसे इतना जो दुख है, उसे इतनी जो अंदर से वेदना हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसे
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये बेटी ही उसके जीवन की अंतिम पूंजी है, जिसके साथ वह अपने दुख और सुख को बांट सकती थी, जिससे अपने पेट को हल्का कर सकती थी, जिससे अपनी जो मन में वेदना है, पीड़ा है, उससे कम कर सकती थी। देखिए, एक माँ, बेटे बाहर रहते हैं, इतना मतलब टच में नहीं रहते हैं, लेकिन माँ बेटी जो होती है, बेटी भी घर में रहती है, माँ भी घर में रहती है, तो आपस में वो अपने दिन भर की जो बातें होती हैं तो वो आप बेटी से अपनी से कर लेती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कुछ ऐसी ऊंच नीच हो जाती है कि जिसके कारण हम अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो जो दुख होता है वो एक बेटी को अंदर से उसका कलेजा रोता है, वो अपनी माँ से पूछती है और कहती है उससे कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, आप चिंता मत करो। तो वही चीज है कि जिस प्रकार से बेटी उसका साथ देती है ना, तो माँ को ऐसा लग रहा है कि मानो वह उसके जीवन की अंतिम पूंजी है, जिसके साथ में वह अपने सुख और दुखों को बांट सकती थी। आज उसकी विदाई उसे करनी पड़ रही है, अर्थात आज उसके हाथों से वो पूंजी निकली जा रही है। अब देखिए आगे, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। यहाँ पर ऋतुराज जी कह रहे हैं, ऋतुराज जी के माध्यम से माँ ही बोल रही है, तो ऋतुराज जी के माध्यम से माँ कह रही है कि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही है, माँ जिस लड़की का यानी अपनी पुत्री का जो कन्यादान कर रही है, वह अभी बहुत सयानी का मतलब होता है कि वह अभी बहुत छोटी है, वह अभी विवाह के योग्य नहीं हुई है। तो माँ जिस बेटी का कन्यादान कर रही है वह अभी सयानी नहीं है, वह अभी समझदार नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह अभी विवाह योग्य हुई ही नहीं है, उसकी उम्र बहुत छोटी है, अभी इतनी भोली और सरल थी। कवि कह रहे हैं कि वह जो बच्ची है वह बहुत ही भोली और सरल है, यानी कहने का तात्पर्य है कि वह बच्ची अभी ना ही तो शारीरिक रूप से विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार हुई है और ना ही वह मानसिक रूप से अभी विवाह के लिए तैयार हुई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह बहुत ही सरल, वह बहुत ही सीधी सादी है, यानी कहने का मतलब है कि उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की अभी समझ नहीं है। आगे देखिए कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कह रहे हैं कि वह इतनी मासूम बच्ची है कि उसे विवाह के काल्पनिक सुखों का तो आभास है कि काल्पनिक सुख हो गए, यानी जैसे बच्चे भी आप लोग भी जैसे कोई शादी समारोह होता है तो उसमें जाते हो और आप लोग देखते हो कि भाई तड़क भड़क हो रही है, सजावट हो रही है, अब जिसकी शादी हो रही है वो मतलब लड़की बहुत अच्छे से रहेगी, उसे खूब अच्छा पहनने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, उसे नए नए कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेंगे, ससुराल में एक नई मेहमान है उसकी आवभगत होगी, उसकी स्वागत सत्कार होगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो काल्पनिक एक सुख होता है। तो वही चीज यहाँ पर कहा है कि उस बच्ची को विवाह के संबंध में वैवाहिक सुखों के बारे में एक काल्पनिक आभास है, एक काल्पनिक जो सुख है उनका उसे आभास है, यानी उसका उसे मतलब एक दिमाग के अंदर हल्का हल्का सा एक चित्र है उसके मस्तिष्क के अंदर, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि ऋतुराज जी कह रहे हैं कि उस बच्ची को वैवाहिक सुखों का काल्पनिक आभास तो है, लेकिन विवाह के बाद में जो किस प्रकार के दुखों को, कितनी प्रकार की पीड़ाओं को, वैवाहिक झंझटों को, जो अनेक प्रकार की जो मतलब विवाह के बाद जो झमेले होते हैं उन्हें जो झेलना पड़ता है, उन झंझटों को जो सहना पड़ता है, उनमें जो अपन को अपनी तिकड़म लगानी पड़ती है, विवाह के बाद में ये सारे दुख
होते हैं, जो पीड़ा होती है, जो झंझट होते हैं, जो औरत को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इन सब चीजों का उसे तनिक भी आभास नहीं था। अर्थात विवाह के बाद लड़की को कितने वैवाहिक झंझट रूपी दुखों को झेलना पड़ता है, इस चीज का उसे तनिक भी आभास नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए, पाठिका होती है पढ़ने वाली। धुंधला प्रकाश यहाँ इस वजह से कहा है कि विवाह, देखिए मैंने आपको बताया कि आप लोग बहुत सारी शादियों के अंदर जाते हो, तो जिस समय खुद का समय आता है ना, तो हम उन मेमोरियों को याद करते हैं। तो यानी वो धुंधला प्रकाश हो गया कि नहीं, मैंने उसकी भी शादी देखी थी, उसकी भी शादी देखी थी, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वो धुंधला प्रकाश हो गया। और तुक और लयबद्ध पंक्तियां, उन्होंने उसको कहा है कि वैवाहिक तड़क भड़क, वैवाहिक जो तड़क भड़क होती है ना, तुक और लयबद्ध का मतलब है कि जो सीधा मतलब सजा धजा जो जीवन है, सजावट का जो जीवन है, यानी ऊपरी जो चमक धमक है, उसको बोला है। तो वही चीज हम यहाँ पर लेकर बोलेंगे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर ऋतुराज जी कह रहे हैं कि कम आयु और भोले स्वभाव होने के कारण, कम आयु और भोले स्वभाव होने के कारण उस लड़की को आगामी जीवन, उस लड़की को आगामी जीवन एक धुंधले प्रकाश के समान, अपने वैवाहिक जीवन, जो आगामी जीवन उसके जीवन में जो आने वाला है, वो एक धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली पंक्तियों के समान था, धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बधी हुई, जिसमें तुक और लय में बधी हुई पंक्तियों को तो वह पढ़ पा रही थी। अर्थात वैवाहिक तड़क भड़क को, वैवाहिक साज सज्जा को तो वह देख पा रही थी, लेकिन विवाह के बाद में जो दुख और झमेले होते हैं, उनका वह आभास नहीं कर पा रही थी। एक रूप में और बता देती हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कह रहे हैं कि वह एक ऐसी पाठिका थी कि जो तुक और लय में बधी हुई, यानी जो वैवाहिक जीवन में जो साज सज्जा जो होती है, जो सजावट दजावट जो होती है, उनको तो वह देख पा रही थी। उन चीजों का तो उसे मतलब आभास था, वह धुंधला प्रकाश तो उसके सामने था कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन विवाह के बाद कितने दुख और झंझट होते हैं, वह उनको साफ साफ नहीं देख पा रही थी। अर्थात उसे इन चीजों का तनिक भी आभास नहीं था। तो इस तरह से मैंने दो रूपों में आपको बताया है, आप दोनों ही रूपों में इसको तैयार करेंगे। ये एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा पैराग्राफ है वो मैं कल पढ़ाऊंगी, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये नीचे वाली जो पंक्ति है ना, इसे दोनों तरीके से देखना। जो ऊपर वाली जो मैंने बात बताई है ना कि कम आयु और भोले स्वभाव के कारण में वैवाहिक जीवन, यानी जो आने वाला जो जीवन है, आगामी जीवन जो है, उसके लिए वह धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली एक कविता के समान है, जिसमें तुक और लय में बधी हुई पंक्तियों को तो वो पढ़ पा रही है, और विवाह के बाद जो दुख और झमेले होते हैं उनको वह नहीं समझ पा रही है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट करती है आपकी। तो इन पंक्तियों को आप अच्छे से तैयार करना, शॉर्ट में मत जाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से लिख के आओगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ आपकी आज हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो बचा है वो मैं आपको कल कंप्लीट कर दूँगी।